ओके, सो मैग्नीट्यूड की एक्सप्रेशन हमने फाइंड की है कि अगर हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इस फंक्शन के बराबर हो तो इसके मैग्नीट्यूड को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब आप इसके ऊपर वो कंडीशन चेक कर सकते हैं जो मैंने कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमली फ्लैट रिस्पॉन्स हमें दे तो इसके डेरिवेटिव्स आप फाइंड करें। फर्स्ट n-1 डेरिवेटिव, और डिज़ाइन फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा कि आप इसको कहाँ पे एवेल्युएट करेंगे। थीटा के हिसाब से डिज़ाइन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, थीटा किसके बराबर होना चाहिए, पाई/2 के बराबर होना चाहिए। ये जितने भी डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे ये सब के सब जीरो के बराबर आएंगे। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू ए को हमने डिफाइन किया हुआ है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये किसके बराबर होगा। इसके लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कि अगर हम अज्यूम करें कि हमारे पास जो एफ है, फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत स्मॉल है एंड इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, देन थीटा जो है, थीटा जो कि किसके बराबर है, बीटा टाइम्स एल के बराबर। सो कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन कि जब एफ जीरो के करीब हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। जीरो। थीटा जीरो हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन टू दिस मैग्नीट्यूड, यहाँ पे अगर आप थीटा को जीरो पुट करेंगे तो कॉस ऑफ जीरो इज वन, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कि अगर मैं थीटा को जीरो ले लूँ सो गैमा ऑफ जीरो किसके बराबर आ गया है कि सिंपली इक्वल टू ए रेज टू पावर 2 टू पावर एन हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब थीटा जीरो के बराबर हो गया तो जो हमने मल्टी सेक्शन ट्रांसफॉर्मर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ सेक्शंस हैं जो कि कनेक्टेड हैं इस तरह, यहाँ पे हमारा लोड कनेक्टेड है, यहाँ मेरी यहाँ पे मेन ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे ऑफ कोर्स Z1 Z2 Z3, और ये आपके पास इनकी इलेक्ट्रिकल लेंथ है जिसको हम थीटा का नाम दिया। तो जब थीटा जीरो के बराबर हो गया इसका मतलब है कि ऑल ऑफ दीज सेक्शंस आर नाउ नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब है कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन Z0 और ZL अब डायरेक्टली कनेक्ट हो गए। इस केस में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट किसके बराबर हो जाएगा, इस केस में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बराबर होगा सिंपली ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाय ZL प्लस Z0। तो ये जो गैमा ऑफ जीरो है इसको हम ZL और Z0 के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे कि ए किसके बराबर होगा, ए विल बी इक्वल टू 2 raised to पावर माइनस एल ZL माइनस Z0 ZL प्लस Z। ए जो हमारे पास अननोन था
उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? विद हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ऑल्सो ये जो हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन 1 plus e power minus j 2 theta raised to power n, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड. सो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ कि इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे वी विल गेट समथिंग लाइक दिस. So what I'm saying is इसको हम करेंगे जो आपके पास ये रिजल्ट है. yes. बाइनोमियल एक्सपेंशन में ऑफ कोर्स ये जो वो मैं लिखा हुआ है ये आपके पास बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं. सो इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? इट मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल N फैक्टोरियल divided by capital N minus small n factorial into small n factorial. और ये आपके पास क्या चीज है? दी आर नोन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट्स. बाइनोमियल कोफिशिएंट्स. लेट मी इसको मैं अगर एक्सपेंड करूं बाय स्टार्टिंग विद n इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट लेते हैं और फिर देखते हैं कि इससे किस तरह की एक्सप्रेशन बनती है. सो आई विल स्टार्ट विद n इक्वल टू 0. जब हम पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में तो आपके पास आएगा a. So this is going to be the first term जब हम n को 0 लेंगे. Of course n equal to 0 से एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 की बराबर आ जाएगा. फिर हम 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने से क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म है अपनी जगह पे और यहाँ पे आ जाएगा e पावर माइनस जे 2 थीटा. सिमिलरली थर्ड टर्म ही मैं लिख लेता हूँ. a is binomial coefficient for the value of 2 and then e power minus j 4 theta. Let me write this term and then I will compare it. So last one will be when the small n will approach this one and आपके पास आ जाएगा 2 raised to power j n theta. So when you expand this thing you get this thing. But you remember कि जब हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड किया था जनरल फॉर्म, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फॉर मल्टी सेक्शन ट्रांसफॉर्मर, वो हमारे पास ये थी. gamma of 0, gamma of 1 raised to power minus j theta, gamma of 2 e raised to power minus j 4 theta plus gamma of 3 e power minus j 6 theta, gamma of capital N e raised to power minus j to n theta. So now you can compare them together and you can see the correspondence के ये जो आपके पास term है ये it must be equal to gamma naught. This term must give you gamma 1. This term must give you gamma 2. This term must give you gamma 3 and all the way
the last term must be equal to gamma. So what is the conclusion? This means gamma 0 must be a multiplied with this binomial coefficient, gamma 1 equal to this binomial coefficient multiplied with constant. So अगर हम इसको जनरलाइज कर दें कि gamma of small n अगर मैंने फाइंड करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द बाइनोमियल कोएफिशिएंट. So what is the statement? Gamma n must be chosen as, let me share the attendance link. So chat window में मैंने attendance link share कर दिया आज के lecture के लिए, तो आप attendance mark कर सकते हैं before I conclude today's lecture. So you can see कि जो हमने मल्टी सेक्शन ट्रांसफॉर्मर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको हमने नाम दिया था कि ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, बाइनोमियल मल्टी सेक्शन ट्रांसफॉर्मर. And the reason we call it binomial multi-section matching transformer is because of the reason कि ये जो हमारे पास reflection coefficients हैं at different point of discontinuity starting from gamma 0, gamma 1, gamma 2, ये binomial ये जो coefficients हैं, ये जो reflection coefficient हैं, इनकी values हम select कर रहे हैं based on binomial coefficient. आपको नजर आ रहा है. So जो जितने भी reflection coefficients होंगे उनकी value हम कैलकुलेट करेंगे with the help of binomial coefficients. So that is the reason we call this multi-section transformer as binomial matching transformer. Now the question is कि आपने reflection coefficient तो a की value already a कैसे find करेंगे, a के लिए भी हम define कर चुके हैं, ठीक है. Z0 हमें पता है, ZL पता है, और of course as a designer हमने decide किया होगा कि हमने कितने section use करने हैं multi section में. So when you substitute that, a की value आपके पास आ जाएगी. बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आपको चाहिए तो उनकी वैल्यूज स्टैंडर्ड तक, ठीक है, इससे आप फाइंड कर लेंगे. सो ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं आपके पास, gamma 0, gamma 1, gamma 2, ये आपके पास आ जाएंगे. बट these values are not enough to design a matching transformer. अगर आप देखें, जब आप मैचिंग ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस फाइंड करनी है. मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ सो दैट जब हम मल्टी सेक्शन ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं तो हमने क्या फाइंड करना है, हमें तो Z1 फाइंड करना है, Z2 फाइंड करना है, Z3 फाइंड करना है, और इस तरीके से जो लास्ट वन है Zn फाइंड करना है. बिकॉज इसकी लेंथ ऑफ कोर्स हमने थीटा रखी हुई है और डिजाइन फ्रीक्वेंसी पे ये लैम्डा नॉट बाय 4 के बराबर होगी, ठीक है. तो फिजिकली इसकी लेंथ हमने लैम्डा नॉट बाय 4 रखी होगी ईच सेक्शन, ठीक है. ये जो आपके पास फर्स्ट सेक्शन है इसकी लेंथ भी लैम्डा नॉट बाय 4 होगी, इसकी भी लैम्डा नॉट बाय 4 होगी. द क्वेश्चन इज कि इसकी Z1, Z2, Z3 हम कैसे फाइंड करेंगे. टिल नाउ हमने क्या फाइंड किया हुआ, हमें सिर्फ ये फाइंड कर लिया है कि फर्स्ट सेक्शन से जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा वो कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, इसी तरीके से gamma 2 कितना होना चाहिए. ये वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं विद हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन. बट व्हाट अबाउट Z1, Z2, Z3? एक्चुअली तो नहीं ये फाइंड करना. अगर इसको हम जनरलाइज कर लें, मैं यहाँ पे पहले इसको देखूंगी gamma 0, सॉरी gamma नॉट, ये अगर इम्पिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैं डिफाइन करूं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, Z1 माइनस Z0, Z1
प्लस जेड नॉट के बराबर होगा। इस तरीके से अगर मैं gamma 1 को देखूं, gamma 1 अगर मैं फाइंड करूंगा तो ये बराबर होगा Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z1 होगा। इसी तरीके से आप gamma 2 को भी फाइंड कर सकते हैं कि gamma 2 किस तक के बराबर होगा। gamma 2 मस्ट बी इक्वल टू Z3 माइनस Z2 Z3 प्लस Z। इसको अगर मैं जनरलाइज कर दूं कि अगर मैंने gamma स्मॉल n फाइंड करना है, it must be equal to z of n plus 1 minus z of small n divided by z of small n plus 1 plus z of small n, based on the idea कि आपके पास यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे 1 है, फिर 0 है, तो अगर ये gamma of n है तो ये n plus 1 ठीक हो गया। इस एक्सप्रेशन को हम जनरलाइज करेंगे, ये जो मेरे पास राइट साइड पे है कि gamma n इस फ्रैक्शन के बराबर है। इसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर सकते हैं कि जो राइट साइड पे जो रिजल्ट है दिस वन, इसको इन टर्म्स ऑफ लॉग फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ z ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय z ऑफ स्मॉल। तो कौन सी अप्रोक्सीमेशन मैंने फाइंड कर ली है कि अगर हम gamma n को अप्रोक्सीमेटली लिखें, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ z of n plus 1 divided by z of n। इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। सो नेचुरल लॉग ऑफ z of n plus 1 divided by z of n is approximately equal to 2 times gamma of nz। gamma of n किसके बराबर है? gamma of n is equal to a times Fourier, sorry, a times binomial coefficient। सो इसको मैं इस तरह लिखूंगा कि 2 multiplied with constant a into Fourier into binomial coefficient। इस केस में ऑलरेडी हमें पता है कि a की जो वैल्यू है वो क्या है। a की वैल्यू हम ऑलरेडी पहले फाइंड कर चुके हैं, ये वाली है। सो a को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं 2 पावर माइनस n zl माइनस z नॉट। सो a की जगह हम लिखेंगे 2 टाइम्स माइनस n zl माइनस z नॉट zl प्लस z नॉट इंटू बाइनोमियल को। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट यूज किया है कि जेड एन प्लस वन माइनस जेड ऑफ एन प्लस वन को मैंने इस नेचुरल लॉग फंक्शन से रिप्लेस किया है। आई कैन डू द सेम थिंग फॉर दिस थिंग। ये जो मेरे पास ये रिजल्ट है, लेट यूज दिस वन, जेड एल माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाय जेड एल प्लस जेड नॉट को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ जेड एल बाय जेड नॉट। सो इफ यू डू दैट, तो यहाँ पे आपके पास ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनल हमारे पास जो रिजल्ट है कि लेफ्ट साइड पे मेरे पास है नेचुरल लॉग ऑफ जेड एन प्लस 1 divided by zn is approximately equal to 2 raised to power minus n into this binomial coefficient into natural log of zl by z naught।
This is the expression that will help us to find out Z1, Z2 and Z3 iteratively. ठीक है, किस तरह फाइंड करेंगे? जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, द फर्स्ट अननोन दैट आई नीड टू फाइंड इट, मैंने iteratively का वर्ड इसलिए यूज किया है कि ये आप डायरेक्टली Z3 फाइंड नहीं कर सकते। आप पहले Z1 फाइंड करेंगे, वंस यू नो Z1 फिर आप Z2 फाइंड करेंगे, फिर आप Z3 फाइंड करेंगे। कैसे? अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम n इक्वल टू 0 के लिए देखते हैं कि व्हाट यू गेट फ्रॉम n इक्वल टू 0। You get natural log of Z1 divided by Z0 is equal to 2 power minus n into Fourier coefficient and natural log of ZL per Z। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। सो इफ यू लुक एट दिस, इस एक्सप्रेशन में हमें कौन से हमारे पास नोन है? Z0 हमें पता होगा, कैपिटल N हमें पता होगा, ये फोरियर कोफिशिएंट आप फाइंड कर लेंगे फॉर n इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने 0 लिखना था, ये वर्ड। जेड एल भी हमें पता है Z, तो ये जो जितने भी वैल्यूज हैं इनमें सिर्फ आपके पास क्या चीज अननोन है? Z1। सो वंस यू एवोल्यूएट दिस, फिर आप इसके बाद इसका एंटी लॉग ले लेंगे, तो इससे आपके पास किस चीज की वैल्यू आ जाएगी? इसके पास, इससे आपके पास Z1 की वैल्यू। अब Z1 फाइंड करने के बाद आप इस एक्सप्रेशन को अगर आप n इक्वल टू 1 के लिए एवेल्युएट करें तो क्या आएगा? n इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ Z2 डिवाइडेड बाय Z1 2 raised to power minus n Fourier coefficient, not Fourier, binomial coefficient for this natural log of ZL by Z। इफ यू लुक एट दिस, अब इस केस में हमारे पास सारी वैल्यूज हमें पता है सिवाय इसके। Z1 आप पिछले स्टेप में फाइंड कर चुके होंगे, तो इससे आपके पास क्या चीज, किस चीज की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे? Z। तो जो मैंने वर्ड यूज किया था कि आप इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे टू आइटरेटिवली फाइंड, पहले Z1 फाइंड करेंगे, फिर Z2, फिर Z3 अप टू ZL। नाउ लास्ट पॉइंट अबाउट दिस मल्टी सेक्शन ट्रांसफॉर्मर इज कि हमने जो बैंडविड्थ की एक्सप्रेशन निकाली थी, अगर हमने मल्टी सेक्शन की बैंडविड्थ परफॉर्मेंस फाइंड करनी है, तो हमारे पास जो रिजल्ट है जो हमने सिंगल सेक्शन के लिए डिराइव किया था, वो रिजल्ट अपनी जगह पे है, क्योंकि उसमें हमने कोई ऐसी स्पेसिफिक मल्टी सेक्शन या सिंगल सेक्शन की क्वांटिफिकेशन नहीं की थी। हमने सिर्फ ये कहा था कि अगर हमारे पास इस तरह का रिस्पॉन्स है और हमारे पास ये हमारी क्राइटेरिया है, बेंचमार्क है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इस रेंज में जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर मिलेगा, जिसको हमने डेल्टा एफ का नाम दिया था या डेल्टा थीटा का नाम दिया था, डिपेंडिंग अपॉन के अलोंग एक्स एक्सेस हम थीटा को कंसीडर कर रहे हैं, एफ को कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारे पास जो जनरल रिजल्ट था वो ये था कि अगर हमने थोड़ा बैंडविड्थ फाइंड करनी है, और नॉर्मली हम फ्रैक्शनल या परसेंटेज बैंडविड्थ की बात करते हैं, वो हमारे पास रिजल्ट ये था कि इट मस्ट बी इक्वल टू 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय पाई इनटू थीटा। तो ये जो जनरल एक्सप्रेशन है फ्रैक्शनल बैंडविड्थ की, ये वैलिड है वेदर इट इज अ सिंगल सेक्शन और वेदर इज अ मल्टी सेक्शन। सिंगल सेक्शन के केस में तो हमने थीटा एम को फाइंड कर लिया था, इसको हमने डिराइव भी किया था। अगर इफ यू रिमेंबर, हमने थीटा एम की एक्सप्रेशन निकाली थी सिंगल सेक्शन के लिए। ये रिजल्ट हमारे पास कि cos थीटा एम इज इक्वल टू gamma m 1 minus gamma m whole square under the root 2 times z0 zl divided by zl minus z0। ठीक, इससे आप ये निकाल सकते हैं। now the question is कि मल्टी सेक्शन के लिए थीटा एम की वैल्यू क्या होगी? because we cannot use that expression जो यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेक्शन के लिए वैलिड। मल्टी सेक्शन के लिए हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये है
कि हमने मैग्नीट्यूड ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था. लेट मी सी कि हमारे पास वो एक्सप्रेशन है या नहीं है. यस. बाइनोमियल मल्टीसेक्शन का जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है उसकी मैग्नीट्यूड की एक्सप्रेशन ये है हमारे पास. दिस इज द मैग्नीट्यूड. तो अकॉर्डिंगली अगर मैंने थीटा एम फाइंड करना है, तो जब ये मैग्नीट्यूड अगर गैमा एम के बराबर हो, जो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, तो थीटा को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? थीटा एम से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है. सो लेट मी राइट इट डाउन. हमारे पास रिजल्ट है कि गैमा एम must be equal to 2 raised to power n magnitude of a cos of theta m and of course raised to power. इसको अगर आप in terms of theta m लिखेंगे, so theta m must be equal to cos inverse of 1 by 2 gamma m divided by the magnitude of a is to the power 1 over n. So this is the value जो आपने substitute करनी है बैंडविड्थ जब आप फाइंड करेंगे, यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करें. तो सिंगल सेक्शन के लिए आपके पास थीटा एम, अगर मैं इसको लिख लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ थीटा एम, सिंगल सेक्शन के लिए थीटा एम की जगह आप क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स ऑफ दिस थिंग. ठीक है. और जब आपने मल्टी सेक्शन की बैंडविड्थ परफॉर्मेंस फाइंड करनी है, तो फिर इस जगह पे आप क्या रिप्लेस करेंगे? यू आर गोइंग टू रिप्लेस दिस. सो यू कैन क्लियरली सी कि इसकी वैल्यू क्या होगी. इट इज वेरी मच डिपेंडेंट कि आपने कितने सेक्शन यूज किए हुए हैं, नंबर ऑफ सेक्शन कितने यूज किए हुए हैं. दूसरा, it depends on value of a as well as it depends on जो हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है. सो डिपेंडिंग अपॉन कि इसकी वैल्यू 0.1 हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, इसकी वैल्यू 0.2 एक्सेप्टेबल है, or whatever criteria. So normally most of the cases you will find out कि this is mostly considered as acceptable value from practical circuit point of view. Okay, so that's it for today. Before I end today's lecture, any question you want to ask? सर कोर्स खत्म हो गया या बाकी है सर? मोस्ट प्रोबेबली जो लेक्चर के हवाले से, जो आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन लेक्चर के हवाले से तो ख़त्म हो गया. फिर भी अगर कुछ मटेरियल अगर मैं क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, अगर कोई चीज़ मैंने फर्दर इसमें ऐड करनी हो, तो वो फिर कोई पीडीएफ फाइल होगी. अदरवाइज लेक्चर के हवाले से दिस वाज द लास्ट लेक्चर. ठीक हो गया? ओके सर. ओके सर. ओके, थैंक यू वेरी मच. जी सर. थैंक यू. एक्सक्यूज मी सर. जी जी. सर मिड वाला